हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर सेकंड की अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स नाम की एक इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 6 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था, और आज के वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 उदारवाद यानी कि नव उदारवाद को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सोचो, अगर दुनिया में सारे देश व्हाट्सएप ग्रुप में होते तो क्या हर रोज लड़ाई होती या फिर कॉपरेशन भी होता? तो अगर सब कहते कि भाई तू ट्रेड कर, मैं पीस रखता हूं, तो यही कॉन्सेप्ट है आज के हमारे वीडियो का, लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद, जहां पर जो दुनिया है वो सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि दोस्ती, व्यापार और टीम वर्क से भी चलती है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे कि जो उदारवाद है, जो लिबरलिज्म है, वो अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल संघर्ष और शक्ति की राजनीति नहीं है, बल्कि सहयोग भी संभव है। यानी कि स्टूडेंट, उदारवाद जो है वो कहता है कि जो दुनिया है वो सिर्फ पावर गेम नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन भी इसमें पॉसिबल है। यानी कि रियलिज्म बोले कि सब लड़ेंगे, लेकिन जो हमारा लिबरलिज्म है, जो हमारा उदारवाद है, वो कहता है कि अरे चिल करो, साथ में काम करो। तो उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य आपसी सहयोग, व्यापार और संस्थाओं के माध्यम से शांति और स्थिरता बनाए रखते हैं। यानी कि जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि कंट्रीज ट्रेड करे, ऑर्गेनाइजेशन बनाए और पीस को मेंटेन करे। अब आप समझिएगा, जो लिबरलिज्म है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य या गोल क्या है? तो गोल है इसका शांति, सहयोग, मानवाधिकार और लोकतंत्र। यानी कि उदारवाद का मुख्य उद्देश्य है शांति स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, लोकतंत्र और मानवाधिकार को बढ़ावा देना। तो ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा दो पड़ोसी है, शर्मा जी और वर्मा जी। तो जो रियलिज्म है वो कहता है कि तेरी बाउंड्री मेरी तरफ आ गई और युद्ध हो जाएगा, लेकिन जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि भाई बाउंड्री छोड़, चल चाय पीते हैं और बिजनेस करते हैं। यानी कि जो आप एक तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं, जो आपका रियलिज्म है, जो आपका यथार्थवाद है, वो तो युद्ध की बात करता है, लेकिन जो लिबरलिज्म है, जो उदारवाद है, वो हमारे कोऑपरेशन यानी कि सहयोग यानी कि बातचीत में बात को खत्म करने की बात करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदारवादी का। तो अब हम जान लेते हैं कि उदारवादी आखिर होते कौन है, यानी कि उदारवादी लोग क्या मानते हैं, उनके क्या विचार होते हैं। तो उदारवादी वे विचारक और विद्वान है जो मानते हैं कि मानव स्वभाव मूल रूप से सहयोगी और तर्क संगत होता है। यानी कि उदारवादी लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि जो इंसान है वो नेचुरली कोऑपरेटिव होता है, यानी कि वो सहयोगी और तर्क संगत होता है। उसको अगर समझाने की कोशिश की जाए तो वो समझ सकता है। तो जिस तरीके से मानव स्वभाव होता है उसी तरीके से राज्य का स्वभाव भी होता है। तो इसीलिए राज्यों के बीच जो सहयोग है वो भी संभव हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो जो कंट्रीज है वे मिलकर काम कर सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं है, वे पीस बनाए रख सकते हैं। तो लोकतंत्र और आर्थिक सहयोग युद्ध की संभावना को कम करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब डेमोक्रेसी और ट्रेड, जब दोनों ये चीज एक साथ चलती है तो जो युद्ध की संभावना है वो बहुत
ज्यादा कम हो जाती है, यानी कि लेस वॉर हो जाता है। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा दो दोस्त है, अगर दोनों अर्निंग कर रहे हैं और साथ में बिजनेस से, तो क्या लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि लॉस दोनों का होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही अर्निंग कर रहे हैं। अगर दोनों आपस में लड़ेंगे तो दोनों का ही लॉस होगा। इसी तरीके से जो हमारा लोकतंत्र और आर्थिक सहयोग है, ये दोनों मिलकर ही युद्ध की संभावना को कम कर देते हैं। तो अब आप कुछ प्रमुख उदारवादी विचारक को भी देख लीजिएगा, जिनमें जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है हमारे जॉन लॉक जी का। जैसा कि आप सभी देख भी सकते हैं, इनकी पिक्चर आपने बहुत बार देखी होगी। यही हमारे जॉन लॉक जी है। सेकंड हमारे आते हैं एड स्मिथ जी, थर्ड आते हैं इमैनुअल कांट और फोर्थ आते हैं वुड्रो विल्सन। तो आपसे एग्जाम में किसी भी जैसे तरीके से जब आप उदारवादी का आंसर लिखते हो, तो आपको प्रमुख उदारवादी विचारक जरूर लिखने होते हैं। तो ये जो विचारक थे स्टूडेंट, इन्होंने उदारवाद की विचारधारा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इन्होंने ही उदारवाद को बढ़ावा दिया, उदारवाद का विकास किया और उदारवाद को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो यही थे हमारा उदारवादी, यानी कि उदारवादी आखिर होते कौन है, वे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उद्भव का इतिहास, यानी कि जो हमारा उदारवाद है उसका उद्भव किस तरीके से हुआ। तो चलिए हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ बढ़ लेते हैं। तो उदारवाद का जो विकास है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ, यानी कि उदारवाद शुरू हुआ था हमारा 17 से 18 सेंचुरी के बीच में। तो यहाँ पे जो ये विचारधारा का संबंध था वो प्रबोधन आंदोलन से था, यानी कि जो हमारा इनलाइटमेंट मूवमेंट था उससे हमारा उदारवाद जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो ये हमारा मूवमेंट था, जो ये हमारा आंदोलन था, इसने स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों को महत्व दिया। तो इसी तरीके से हमारा जो उदारवाद है वो भी हमारे स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों को महत्व देता है, इसलिए ये प्रबोधन आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उसके बाद जो फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति आए, उसने भी उदारवाद को और ज्यादा मजबूत कर दिया। बड़े इवेंट्स जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गई, तो इन सब ने भी उदारवाद को स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो इसी तरीके से जो हमारा उदारवाद है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद अगर हम जो बात कर लेते हैं वो हम बात करते हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद के बारे में, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति थी स्टूडेंट, उसमें उदारवाद किस तरीके से आया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदारवाद का प्रभाव बढ़ा, यानी कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद एक आदमी आया वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन कौन था स्टूडेंट? वुड्रो विल्सन था अमेरिका का राष्ट्रपति। तो उसने क्या किया, उसने अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए और इसी का सुझाव देते हुए उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना भी करी। उसने कहा कि भाई पीस चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, और तभी जाके उसने लीग ऑफ नेशंस बनाया था। तो तब से ही जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी उदारवाद का जो प्रभाव था वो बढ़ गया था। तो यही था हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आर्थिक उदारवाद को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट आर्थिक उदारवाद के बारे में, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो अब आते हैं हम मनी वाले टॉपिक पर। तो आर्थिक उदारवाद क्या है, सबसे पहले आप उसको समझिएगा। तो आर्थिक उदारवाद मुक्त व्यापार और खुले बाजार का समर्थन करता है। तो स्टूडेंट जो हमारा फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट होता है उस सभी का समर्थन करता है हमारा आर्थिक उदारवाद। तो मुक्त व्यापार क्या होता है आप उसको समझिएगा। मुक्त व्यापार ये होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से व्यापार कर सकती है बिना किसी समझौते के। इसी तरीके से जो आर्थिक उदारवाद है वो मुक्त व्यापार और खुले बाजार का समर्थन करती है और इसके अनुसार आर्थिक सहयोग युद्ध की संभावना को कम करता है। यानी कि स्टूडेंट जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतनी ज्यादा पीस होगी, उतनी ज्यादा युद्ध की संभावना कम होगी। मान लीजिएगा आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा इंडिया और चाइना दोनों नूडल्स बेच रहे हैं, तो अगर वॉर हो गया तो जो दोनों का बिजनेस है वो बंद होगा। इसलिए क्या करेंगे, वे कहते हैं कि भाई लड़ाई बाद में, पहले सेल कर लेते हैं। यानी कि जो आर्थिक सहयोग है वो भी युद्ध की संभावना को कम करने लगता है। तो यही था हमारा आर्थिक उदारवाद। अब हम आर्थिक उदारवाद के कुछ प्रमुख विचार देख लेते हैं। तो प्रमुख विचार देखने से पहले आप सबसे पहले समझिएगा कि इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से थे। तो प्रमुख विचारक जो इसमें सबसे पहले आते हैं वे आते हैं एड स्मिथ जी और सेकंड आते हैं डेविड रिकार्डो जी। तो एड स्मिथ जी आप देख सकते हैं, ये आपके एड स्मिथ जी है। तो ये हमारे आर्थिक उदारवाद के प्रमुख विचारक थे। ये कहते हैं कि देशों के बीच जो व्यापार है उसके बढ़ने से आपसी निर्भरता बढ़ती है, यानी कि जितना ट्रेड बढ़ेगा उतना ज्यादा
उनके बीच में निर्भरता बढ़ेगी, जिससे कि जो युद्ध है वो उसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। यानी कि जब एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो जाता है आर्थिक रूप से, तो वो युद्ध को अवॉइड करता है, वो पीस रखने की कोशिश करता है। वो युद्ध को क्यों अवॉइड करता है? वो युद्ध को इसलिए अवॉइड करता है क्योंकि अगर युद्ध होगा तो उसके जो नुकसान है आर्थिक रूप से वो दोनों ही देशों को होगा। तो इसीलिए दोनों देश युद्ध को अवॉइड करते हैं। तो आर्थिक उदारवाद वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। यानी कि आर्थिक उदारवाद से जो हमारा वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार है उसको बढ़ावा मिला है। तो यही था हमारा आर्थिक उदारवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक उदारवाद। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी कि राजनीतिक उदारवाद के बारे में। तो अब पॉलिटिक्स की बात होती है तो राजनीतिक उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर जोर देता है। यानी कि जो हमारा राजनीतिक उदारवाद है वो डेमोक्रेसी प्रमोट्स पीस करता है, यानी कि जो लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उन पर निर्भर रहता है, उन्हीं पर प्रभाव देता है। इससे क्या होता है, जो हमारा राजनीतिक उदारवाद है वो कहता है कि लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध करने की संभावना कम रखते हैं। यानी कि क्यों रखते हैं स्टूडेंट, आप उसको समझिएगा, क्योंकि लीडर्स जनता को जवाब देते हैं, इसलिए जो वॉर होता है वो रिस्क डिसीजन उनके लिए हो जाता है। इसलिए जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वे आपस में युद्ध करने की संभावना कम रखते हैं। तो मुख्य विचार आप इसके समझिएगा कि जो लोकतंत्र है वो शांति को बढ़ावा देता है, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है उसमें जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स को जनता को जवाब देना होता है कि आखिर उन्होंने युद्ध क्यों किया। सेकंड, जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है वे जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसीलिए वे जो युद्ध है, युद्ध जैसे निर्णय लेने में सावधानी बरतते हैं, युद्ध बहुत ही कम करते हैं। तो आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा डिटेक्टर है तो वो कहता है कि वॉर करो, लेकिन जो हमारा एक डेमोक्रेटिक लीडर होगा वो कहता है कि भाई पहले जनता से पूछ लेते हैं, इलेक्शन भी आ रहा है। तो इसी तरीके से जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वे बहुत ही ज्यादा वॉर को अवॉइड करते हैं और वे शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो यही था हमारा राजनीतिक उदारवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट उदारवाद आता है वो हमारा पुराना और नया उदारवाद आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं उदारवाद के दो वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा उदारवाद आता है वो हमारा पुराना उदारवाद आता है। तो पुराना उदारवाद आखिर है क्या, आप उसको समझिएगा। इसका विकास कब हुआ, सबसे पहले आप उसको समझिएगा। इसका विकास हुआ 18वीं से 19वीं शताब्दी में। यानी कि जब हमारा 18वीं और 19वीं शताब्दी का समय था उस समय हमारा पुराना उदारवाद विकसित हुआ। तो इसका मुख्य जोर था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित सरकार और मुक्त व्यापार। क्योंकि स्टूडेंट 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो हमारा समय था उसमें व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो बहुत ही कम थी। सरकार भी बहुत ही ज्यादा अपना अनुशासन फैलाई हुई थी, निरंकुश शासन फैलाई हुई थी। तो इसीलिए उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित सरकार की। तो इसीलिए जो पुराना उदारवाद है वो आया और वह मानता है कि बाजार और समाज अपने आप संतुलन बना सकते हैं। यानी कि पुराना उदारवाद फ्री मार्केट पे बात करता है और कम गवर्नमेंट की बात करता है। तो ये तो हमारा पुराना उदारवाद था। अब आता है हमारा नया उदारवाद। तो जब हमारा 18वीं और 19वीं शताब्दी चली गई उसके बाद हमारा उदारवाद का एक अपग्रेडेड वर्जन आया जिसे हम कहते हैं नया उदारवाद। तो ये हमारा न्यू लिबरलिज्म कब आया, ये हमारा 20वीं शताब्दी में आया और ये कहता है कि सरकार को सामाजिक और आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि ये कहता है कि गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, जो हमारे वेलफेयर और डेवलपमेंट राज्य है उसका नया उदारवाद समर्थन करता है। तो नया उदारवाद सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य को समर्थन करता है। आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा जो ओल्ड लिबरलिज्म है वो कहता है कि अपने आप संभालो, लेकिन जो न्यू लिबरलिज्म है वो कहता है अरे नहीं, गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। तो नए उदारवाद में गवर्नमेंट का रोल होता है और पुराने उदारवाद में गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। तो यही था हमारा पुराना और नया उदारवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदारवाद और अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं उदारवाद और अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो उदारवाद जो है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और संस्थाओं की भूमिकाओं पर जोर देता है। यानी कि जो उदारवाद है वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे, जैसे कि आप देखिए संयुक्त राष्ट्र होगा, यूनाइटेड नेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व बैंक। तो ये सभी वर्ल्ड बैंक जैसे जो हमारे ये संगठन है, जो हमारे ये इंस्टीट्यूशंस है, अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस है, ये सभी शांति बनाए रखने के में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
साथ ही यहाँ पर जो उदारवाद है वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राज्यों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में मदद करती है। तो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं है वे बनी ही इसलिए है कि अगर राज्यों के बीच कोई भी विवाद होता है तो उसको युद्ध न होने से उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिए अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं तो टीचर आता है, दोनों को शांत कराता है, यानी कि यहाँ पर जो टीचर हुआ वो एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो कि युद्ध को रोकता है और शांतिपूर्ण समझौता करता है। तो यही था हमारा उदारवाद और अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदारवाद की मुख्य मान्यताएं को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं उदारवाद की कुछ प्रमुख मान्यताएं क्या है। तो मान्यताएं सबसे पहले यही है कि मानव स्वभाव मूल रूप से सहयोगी होता है, यानी कि जो इंसान है वो कोऑपरेटिव होता है, वो एक दूसरे का सहयोग करता है और मानव का स्वभाव ही ऐसा है। सेकंड आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग संभव है, यानी कि जो कंट्रीज है वे मिल सकते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति है तो वे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है लोकतंत्र शांति को बढ़ावा देता है। तो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो पीस लाती है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में जो लीडर होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा शांति को बढ़ावा देता है। फोर्थ आता है आर्थिक सहयोग युद्ध की संभावना को कम करता है, यानी कि जो ट्रेड है वो वॉर कम करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एक देश दूसरे देश से ट्रेड कर रहा होगा तो उसमें जो युद्ध की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब दोनों देश आपस में व्यापार कर रहे हो और वे दोनों देश ही आपस में युद्ध करने लगे तो दोनों का ही लॉस होगा। तो इसीलिए जो आर्थिक सहयोग होता है वो भी युद्ध की संभावना को कम करने लगता है। फिफ्थ आता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है वे स्टेबिलिटी देते हैं। वे एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत में अगर आप देखें आपका कोई भी वाद विवाद हो जाता है तो आप कोर्ट में जाते हैं। जिस तरीके से कोर्ट में आपके समाधान होता है उस तरीके से अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि समाधान करती है। इसी के साथ साथ वैश्वीकरण अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है, यानी कि जितना ज्यादा ट्रेड उतनी कम फाइट होगी। तो यही था हमारा उदारवाद की कुछ मुख्य मान्यताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आलोचनात्मक मूल्यांकन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ आलोचना के बारे में। तो जो उदारवाद है वो कई आलोचना लेकर आया है, अब थोड़ी बुराई उसकी भी सुन लो। तो सबसे पहली जो आलोचना आती है वो यही आती है कि ये जो सिद्धांत है ये अत्यधिक आदर्शवादी माना जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक इसको माना जाता है, क्योंकि यह शक्ति और संघर्ष की वास्तविकता को कम महत्व देता है, इसलिए इसको आदर्शवादी माना जाता है। तो कई बार जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती है वे प्रभावी नहीं होती, यानी कि रियलिटी में जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंस्टीट्यूशन हमेशा काम नहीं करते। तो आर्थिक सहयोग के बावजूद कई देशों के बीच भी संघर्ष होते रहते हैं। जैसे कि आप देखें भारत और चीन या बारे में अगर बात करें, अगर भारत और चीन के बीच में इतना अच्छा ट्रेड है फिर भी उनके बीच में वाद विवाद क्यों होते रहते हैं। तो इसी तरीके से आर्थिक सहयोग होने के बावजूद भी जो कई देश है उनके बीच संघर्ष होते रहते हैं। तो जैसे कि आप उदाहरण देखें, जब हमारा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे वे भी इस युद्ध को नहीं रोक पाए थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और समझिएगा, लीग ऑफ नेशंस था फिर भी वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, मतलब प्लान अच्छा था एग्जीक्यूटिव वीक था, यानी कि जो हमारा युद्ध था वो हमेशा हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नहीं रोक सकती, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि वो युद्ध होना ही होता है। तो यही था हमारा आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो उदारवाद है वो अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और जो उदारवाद है वो कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और ट्रेड यानी कि आर्थिक विकास पर जोर देता है। लेकिन पूरी दुनिया परफेक्ट नहीं है, फिर भी आज की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको समझने में जो हमारा उदारवाद है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उदारवाद के अनुसार ही जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं है वह वैश्विक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं, इसकी कुछ सीमाएं भी है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें जो हमारी आधुनिक वैश्विक राजनीति है उसके लिए जो उदारवाद सिद्धांत है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्टूडेंट अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया रियलिज्म से चलती है या लिबरलिज्म से। तो
यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 4 में हमें बात करनी है मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 को भी शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सोचो, एक दुनिया है जहां कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ लोग बहुत गरीब है, और अमीर लोग गरीबों से काम करवाकर और अमीर बनते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और इसमें अनफेयर कहां है। तो यही जो हमारे सवाल है, इन सवालों का जवाब देता है हमारा मार्क्सवाद यानी कि मार्क्सिज्म। जो हमारा मार्क्सवाद है, जिसके जो उत्पादक है, आप एक तरीके से कह सकते हैं, वे हमारे कार्ल मार्क्स जी है। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे कि मार्क्सवाद एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है, जिसका विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। तो जब जब हमारा नया उदारवाद आया, उसी के साथ साथ जो हमारा मार्क्सवाद है वो भी उत्पन्न होने लगा। यानी कि 19वीं शताब्दी में हमारा जो मार्क्सवाद है उसका विकास होने लगा। किस उद्देश्य से? इसका उद्देश्य था समाज में मौजूद आर्थिक असमानता और शोषण को समझना। तो स्टूडेंट, जब हमारा 19वीं शताब्दी का समय था, उस समय पर समाज में बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता थी। कुछ देश बहुत ज्यादा अमीर थे और कुछ देश बहुत ज्यादा गरीब। तो इस जो ये शोषण था, जो ये असमानता थी, इसको समाप्त करने के लिए मार्क्सवाद पनपा। तो मार्क्सवाद एक ऐसा थ्योरी है जो बताता है कि समाज में इनइक्वालिटी क्यों है और गरीब और अमीर का गैप कैसे बनता है। तो मार्क्सवाद का मुख्य आधार है कि समाज की संरचना आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। यानी कि जो समाज है वो एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था पर ही टिका हुआ है। जितनी अच्छी आर्थिक व्यवस्था होगी, उतना अच्छा समाज होगा। तो मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज दो मुख्य वर्गों में विभाजित होता है। फर्स्ट शोषक वर्ग और सेकंड शोषित वर्ग। यानी कि स्टूडेंट, जो मार्क्सवादी विचारक है, वे कहते हैं कि जो समाज है वो दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट शोषक वर्ग यानी कि अमीर देश, और सेकंड शोषित वर्ग जो कि शोषक वर्ग का शोषण के शिकार होते हैं। तो ये होते हैं हमारे गरीब देश। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा शोषक वर्ग होता है वो शोषित वर्ग का शोषण करता है। तो यही हमारा मार्क्सवादी विचारधारा कहता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी यह समझाने की कोशिश करता है कि वैश्विक राजनीति पर पूंजीवाद का क्या प्रभाव है, अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता क्यों है। यानी कि इसका जो मेन आइडिया है वो क्या कहता है? मेन आइडिया है कि सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमी से तय होती है। मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास ही पावर है। आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा स्कूल में दो बच्चे हैं, एक अमीर जो कि कैंटीन का किंग है, और जो एक गरीब है वो की टिफिन लाता है, वो भी छोटा। तो अब गैस करो कि किसकी चलती है क्लास में? ऑब्वियसली जो चलेगी वो अमीर वाले की चलेगी, रिच बच्चे की चलेगी। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मार्क्सवाद की सैद्धांतिक रूपरेखा को लेकर। तो अब हम आते हैं मेन थ्योरी पर। तो मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांत कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने विकसित किए। यानी कि जो इसके उत्पादक, आप एक तरीके से कह सकते हैं, इसके जो मुख्य विचारक है वे है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो उन्होंने किस तरीके से इसको डेवलप किया, तो उसको हम समझ लेते हैं। उनका मुख्य विचार क्या था? उनका मुख्य विचार था कि समाज का जो विकास है वो वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है। यानी कि जो हमारी हिस्ट्री रही है वो हमेशा क्लास स्ट्रगल के बेस पर रही है। मतलब कि हमेशा दो ग्रुप्स फाइट करते रहते हैं, और उसी तरीके से जो समाज का विकास है वो होता रहा है। तो इतिहास में हमेशा दो वर्गों के बीच संघर्ष रहा है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभाजित होता है, पूंजीपति और मजदूर। तो जो पूंजीपति होता है वो मजदूरों का शोषण करता है और खुद अमीर पे अमीर होता जाता है। तो पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है और मजदूर वर्ग अपने श्रम के माध्यम से उत्पादन करता है, लेकिन उसे कम लाभ मिलता है। तो जो हमारा पूंजीपति सिस्टम है उसमें एक अमीर है जो कि हमारे होते हैं पूंजीपति, और एक मजदूर है
जो कि हमारे होते हैं वर्कर। तो जो हमारा पूंजीपति है वो क्या करता है, जो हमारा पूंजीपति है वो वर्कर से काम कराता है, और वर्कर क्या करता है, वर्कर मेहनत करता है, लेकिन प्रॉफिट किसको मिलता है, वो प्रॉफिट मिलता है पूंजीपति को। तो आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा आप कोई मैगी स्टॉल खोलते हैं, तो दोस्त मैगी बनाता है लेकिन पैसा आप लेते हैं। तो एंड में क्या होता है, एंड में दोस्त को 50 रुपए मिलते हैं और आपको 500 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये भेदभाव है, यानी कि मेहनत किसकी होती है, मेहनत जो होती है वो एक तरीके से बनाने वाले की होती है, लेकिन ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है, जो ओनर है। तो मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष सामाजिक क्रांति को जन्म देता है। तो यही था हमारा मार्क्सवादी की सैद्धांतिक रूपरेखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद का उदय। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसमें मार्क्सवाद का उदय किस तरीके से हुआ। तो प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में मार्क्सवाद का अधिक प्रभाव नहीं था, यानी कि शुरू में जब इंटरनेशनल रिलेशंस थे तो उसमें मार्क्सवाद फेमस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारा 20वीं शताब्दी में कुछ विद्वान आए तो उन्होंने वैश्विक राजनीति को समझाने के लिए हमारा जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण था उसका उपयोग किया। तो 20वीं सेंचुरी में जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये जो थ्योरी है ये ग्लोबल लेवल पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो वैश्विक असमानता का मुख्य कारण है वो है पूंजीवादी व्यवस्था, यानी कि जो एक पूंजीपति है वो हमेशा मजदूर वर्ग का शोषण करता है और हमेशा खुद ज्यादा बेनिफिट लेता है। तो अब हम इसके कुछ प्रमुख विचार देख लेते हैं। तो प्रमुख विचार की अगर हम बात करें तो विकसित देश आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं और विकासशील देशों का शोषण किया जाता है। यानी कि स्टूडेंट, जो रिच कंट्रीज होती है वे पावरफुल होती है, लेकिन जो पुअर कंट्रीज होती है उनका शोषण रिच कंट्रीज करती है। तो जो हमारा विकसित देश होता है उसमें हमारे विकासशील देशों का शोषण किया जाता है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। जैसे कि हमारी एक कंट्री है डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो हमारी यूएसए है वो हमारा विकसित देश है। अब अगर हम बात करें सेकंड कंट्री की तो वो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि हमारी इंडिया हो गई जो कि हमारी विकासशील है अभी। तो रिच कंट्री क्या करता है, वो चीप रिसोर्सेज लेता है और प्रॉफिट खुद रखता है। यानी कि जो यूएसए है वो अपना सामान महंगा इंडिया में बेचेगा और इंडिया का महंगा सामान खुद सस्ते में खरीदेगा। तो आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझिएगा। मान लीजिएगा एक दोस्त पिज्जा ऑर्डर करता है तो दूसरे से पैसा लेता है, खुद बड़ा स्लाइस खा जाता है, तो दूसरे को क्या मिलता है, उसको एक छोटा पीस मिलता है। तो इसी तरीके से एक ग्लोबल इनइक्वालिटी होती है जो कि विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में होती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक हित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो आर्थिक होते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट होते हैं, वे बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि जिस कंट्री के पास जितना पैसा होगा, जितनी रिच होगी, उसकी पावर भी उतनी ज्यादा ही होगी। तो यही था हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद का उदय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में। तो अब समझ लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या कहता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय राजनीति को आर्थिक असमानता और पूंजीवाद के संदर्भ में समझाता है। यानी कि जो मार्क्सिज्म है वो कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक तरीके से इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो अब हम इसके कुछ मुख्य विचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य विचार में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक हितों की रक्षा करना होता है। यानी कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका मुख्य उद्देश्य इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी कि कंट्रीज अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ही काम करती है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो पूंजीपति देश होता है वो हमारे मजदूर देशों, यानी कि एक तरीके से शक्तिशाली देश कमजोर देशों का आर्थिक शोषण करते हैं। थर्ड आता है वैश्विक व्यवस्था पूंजीवादी प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि जो पावरफुल कंट्रीज है वे वीक देशों का एक्सप्लॉयटेशन करती है और जो पूरी दुनिया है वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट सिस्टम से कंट्रोल होती है। तो कई बार जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि हमारे यूनाइटेड नेशंस हो गई, WTO हो गई, IMF हो गई, तो ये कई बार शक्तिशाली देशों के हितों में ही कार्य करती है, क्योंकि उनकी जो फंडिंग होती है एक तरीके से वे उनको एक तरीके से अमीर देशों से ही प्राप्त होती है। तो यही था हमारा इसका मुख्य विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विश्व व्यवस्था सिद्धांत का। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे विश्व व्यवस्था सिद्धांत के बारे में। आखिर हमारा विश्व व्यवस्था सिद्धांत है क्या। तो स्टूडेंट अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट
जो कि हमारा रहने वाला है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का। तो इसे किसने दिया था आप सबसे पहले उसको समझिएगा। इसके जो सिद्धांत को विकसित करने वाले व्यक्ति थे वे थे इमैनुअल वालस्टीन। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे इमैनुअल वालस्टीन है। तो ये जो हमारा विचारक थे इन्होंने हमारा विश्व व्यवस्था सिद्धांत का एक सिद्धांत दिया जो कि एक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी दृष्टिकोण ही माना जाता है। तो आप इसको समझिएगा कि ये कहता क्या है। तो इस विश्व व्यवस्था सिद्धांत का मुख्य विचार है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक वैश्विक प्रणाली के रूप में काम करती है, यानी कि पूरी दुनिया एक ही इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब अलग अलग देश नहीं बल्कि एक कनेक्टेड मशीन है। तो इस प्रणाली ने जो हमारी विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत इस प्रणाली को 3 भागों में विभाजित करता है, यानी कि जो देश है उनको 3 टाइप का वो बताता है। फर्स्ट वो बताता है कोर कंट्रीज, यानी कि हमारा जो केंद्र होता है केंद्र देश। सेकंड बताता है वो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज, यानी कि अर्ध परिधि देश। और थर्ड हमारा जो बताता है वो होता है पेरीफेरी कंट्री, यानी कि परिधि देश। तो यही हमारे 3 भागों में विभाजित करता है। तो कोर कंट्रीज आप समझ लीजिएगा, एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं। तो जो हमारी कोर कंट्रीज होती है स्टूडेंट, वे हमारी सबसे पावरफुल होती है और टेक्नोलॉजी और मनी इनके पास होता है। उसके बाद जो हमारी सेमी पेरिफेरी कंट्री आती है, अर्ध परिधि देश आते हैं, वे हमारे बीच में होते हैं, ना तो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं ना बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। आप इनको एक तरीके से मिडिल क्लास देश बोल सकते हो। थर्ड जो हमारे आते हैं परिधि देश, ये बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं और इनके जो रॉ मटेरियल है वे सप्लाई करते हैं। तो अगर आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, मान लीजिएगा आप एक पिज्जा सिस्टम को लीजिएगा, तो जो कोर देश होगा वो पिज्जा शॉप का ओनर होगा और जो हमारा अर्ध परिधि देश होगा वो डिलीवरी बॉय होगा और जो परिधि देश होगा वो फार्मर होगा। तो अब आप देखिए कि जो फार्मर है वो गेहूं उगाता है, उसके बाद डिलीवरी बॉय पहुंचाता है और फिर ओनर पैसा कमाता है, यानी कि मेहनत ये करेगा पहुंचाएगा ये, और फिर प्रॉफिट कोर कंट्रीज का होगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिला? ओनर को। तो यही हमारा दुनिया में भी हो रहा है, यानी कि जो कोर कंट्रीज है वे हमारे परिधि और अर्ध परिधि देशों का यूज करके रिच बन रहे हैं। तो जो ऊपर है वो और ऊपर जा रहा है और जो नीचे है वो और ज्यादा नीचे फंस रहा है। तो यही था हमारा इस प्रणाली को 3 भागों जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है विश्व व्यवस्था सिद्धांत की समझ। तो अब थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं कि ये जो हमारे तीनों देश है वे किस किस तरीके से है। तो सबसे पहले आता है कोर कंट्रीज, यानी कि केंद्र देश। तो ये सबसे विकसित और शक्तिशाली देश होते हैं, इनके पास उन्नत तकनीक और मजबूत अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे कोर कंट्रीज होती है डेवलप्ड होती है, पावरफुल होती है और इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जैसे कि हमारे अमेरिका हो गया, यूरोपीय देश हो गए, तो ये सभी हमारी कोर कंट्रीज के अंदर आते हैं। ये अपने रूल्स भी खुद बनाते हैं। सेकंड हमारा आता है सेमी पेरिफेरी कंट्रीज, यानी कि अर्ध परिधि कंट्रीज। तो अर्ध परिधि कंट्रीज क्या होते हैं? ये देश विकासशील और विकसित देशों के बीच की स्थिति में होते हैं। इनमें औद्योगिक विकास हो रहा होता है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है और ये ग्रोथ में होती है उनको ही हम अर्ध परिधि देश कहते हैं। जैसे कि आप इंडिया को देखें या ब्राजील को देखें, तो ये कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। थर्ड हमारे जो आते हैं वे हमारे आते हैं फिर पेरिफेरी, यानी कि परिधि देश। तो ये सबसे गरीब और कम विकसित देश होते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कच्चे संसाधनों के निर्यात पर निर्भर होती है, यानी कि ये पुअर कंट्रीज होती है और रॉ मटेरियल्स ये एक्सपोर्ट करती है। जैसे कि आप देखें अफ्रीका के कई देश हमारे इसके उदाहरण हो गए। और इनकी जो डिपेंडेंसी होती है, यानी कि जो निर्भरता होती है, वो विकसित और विकासशील देशों पर अधिक होती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो कोर देश है वो हमारा अर्ध परिधि देशों के संसाधनों का उपयोग करके अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाता है। आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा कोई केंद्र देश है तो आप उसको एक स्कूल टॉपर मान लीजिएगा, और जो अर्ध परिधि देश है आप उसको एवरेज स्टूडेंट मान लीजिएगा, और जो परिधि देश है आप उसको बैक बेंचर मान लीजिएगा। तो टॉपर क्या करता है? टॉपर सबका काम यूज करता है और मार्क्स भी वही ले जाता है, बाकी तो बस सरवाइव कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो केंद्र, अर्ध परिधि और परिधि देश है, ये सिस्टम इसी तरीके से चल जाता है और इसे ही हम कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो यही था हमारा विश्व व्यवस्था सिद्धांत की समझ।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आलोचनात्मक सिद्धांत को लेकर। तो अब आता है थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल वाला टॉपिक, यानी कि जो इसकी क्राइटिकल थ्योरी है, जो इसका आलोचना है वो किस तरीके से हुई है। तो आलोचनात्मक सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति को केवल समझने का प्रयास नहीं करता बल्कि उसे बदलने का प्रयास भी करता है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इसका मेन आइडिया है वो सिर्फ दुनिया को समझाना नहीं बल्कि दुनिया को बदलना भी है। इसी के साथ साथ ये जो सिद्धांत है ये सामाजिक न्याय और समानता पर भी जोर देता है। तो इस सिद्धांत के हम कुछ मुख्य विचार देख लेते हैं। मुख्य विचार में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में मौजूद असमानताओं को समाप्त करना चाहिए। यानी कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में असमानता है, चाहे वो आर्थिक असमानता हो चाहे सामाजिक असमानता हो, उसको समाप्त करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो वैश्विक राजनीति है उसमें शक्ति संरचना को चुनौती दी जानी चाहिए। और इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव मुक्ति है। यानी कि ये पूछता है कि पावर किसके पास है, कौन डिसाइड करता है और किसी आवाज दबाई जा रही है। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा क्लास में टीचर हमेशा टॉपर को चांस देता है, तो बाकी स्टूडेंट जो होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्राइटिकल थ्योरी यहां पर बोलेगा कि ये सिस्टम अनफेयर है, इसको चेंज करो और जो अन्य स्टूडेंट है उनको भी मौका दिया जाए। तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है, इक्वालिटी स्थापित करना, जस्टिस लाना और फ्रीडम को बढ़ावा देना। तो ये जो थ्योरी है ये सिर्फ कंप्लेन नहीं करती बल्कि सॉल्यूशन भी मांगती है। तो यही था हमारा आलोचनात्मक सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नव मार्क्सवाद। तो अब हम बात कर लेते हैं नव मार्क्सवाद के बारे में, न्यू मार्क्सिज्म के बारे में। तो ये हमारा मार्क्सवाद का एक मॉडर्न वर्जन है और ये हमारा इस तरीके से समझाने का प्रयास करता है जो हमारी आधुनिक वैश्विक समस्याएं होती है। तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा। जो हमारा पुराना मार्क्सवाद है वो सिर्फ इकोनॉमी की बात करता है, लेकिन जो हमारा नया मार्क्सवाद है वो इकोनॉमी के साथ कल्चर और पॉलिटिक्स की भी बात करता है। तो चलिए अब हम नव मार्क्सवाद के कुछ मुख्य विचार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो विचार रहता है वो रहता है कि वैश्विक पूंजीवाद अंतरराष्ट्रीय असमानता को बढ़ाता है। यानी कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है वो इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। इसी के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी जो हमारे MNCs होते हैं और जो वैश्विक संस्थाएं होती है, जैसे कि आप देखें यूनाइटेड नेशन हो गई, WTO हो गई, IMF हो गई, तो ये सभी भी हमारी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इसी के साथ साथ जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती है वे डिपेंडेंट होती है, वे निर्भर होती है हमारे विकसित देशों पर। तो ये भी हमारे एक तरीके से आर्थिक असमानता का बहुत बड़ा रूप माना जाता है। तो आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा कुछ बिग ब्रांड है, जैसे कि आप देखें नाइक हो गया, एप्पल हो गया। तो गरीब देश में ये प्रोडक्शन करवाते हैं, सस्ता लेबर यूज करते हैं, लेकिन इनको फिर महंगा करके ये बेचते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से और समझिएगा। मान लीजिएगा आप किसी से प्रोजेक्ट बनवाते हैं और टीचर के सामने क्रेडिट खुद ले लेते हैं। यानी कि जो आपका दोस्त होगा वो वर्कर होगा और जो आप होगे आप उस के क्रेडिट हो गए। यानी कि आपको जो अवार्ड मिलेगा वो आपको मिलेगा और जो दोस्त रहेगा वो सिर्फ एक वर्कर ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि पूरा लाइफ स्टाइल कंट्रोल करता है। तो यही था हमारा नव मार्क्सवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो हमारा मार्क्सवाद है, जो हमारा मार्क्सिज्म है, वो दुनिया में इनइक्वालिटी क्यों है इसको बताता है और यह हमारे वैश्विक राजनीति में आर्थिक असमानता और पूंजीवाद की भूमिका को भी बताता है। यहीं पर जो हमारा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, वो बताता है कि जो ग्लोबल लेवल है उस पर एक्सप्लोनेशन कैसे होता है और नव मार्क्सवाद भी इस को और ज्यादा विकसित करता है। लेकिन जो हमारा ये न्यू मार्क्सिज्म है या जो हमारा मार्क्सिज्म है, इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन अगर हम देखें मॉडर्न वर्ल्ड में तो ये एक्सप्लोरेशन कैसे चल रहा है उसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है और फिर भी यह हमारे वैश्विक असमानता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए हैं कि दुनिया इक्वल नहीं है, लेकिन थ्योरीज हमें समझने में हेल्प करती है। तो जब तक सिस्टम समझ नहीं आता तब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या दुनिया सच में अनफेयर है, क्या कैपिटलिज्म ही सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिया।
तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।